नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः लक्ष्य संस्कृत एवं संस्कृति की ऑनलाइन कक्षा में। मैं प्रियंका शुक्ला आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के पद्यांशों का हल निरूपण। जो हिंदी भाषा के जो पद्यांश आते हैं उनको किस प्रकार से हल किया जाए, उनसे प्रश्नोत्तर कैसे निकाले जाएं। तो सबसे पहले तो पद्यांशों को एक बार हम लोगों को पढ़ लेना चाहिए और जो उसका अर्थ निकलता है, जो एक भावार्थ निकलता है कि क्या कहा जा रहा है पद्यांश के माध्यम से, उसको समझना आवश्यक होता है। ये गद्यांश और पद्यांश को छांटना, इनमें से प्रश्नोत्तर निकालना, लगभग हिंदी से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती हैं और हिंदी जिन जिन परीक्षाओं में आपका प्रश्न के अंतर्गत आता है, पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है, उन सभी में यह आवश्यक होता है। जैसे सीटेट की परीक्षा में 30 नंबर का हिंदी हम लोगों को करना रहता है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों के अंतर्गत हम लोगों को 30-30 नंबर के हिंदी के आते हैं। जो लोग लैंग्वेज 1 में संस्कृत लेते हैं उनका भी रहता है। 2 सब्जेक्ट हम लोगों को भाषा के अंतर्गत लेना रहता है, जिनका इंग्लिश और संस्कृत रहता है। कुछ लोगों का हिंदी संस्कृत रहता है, कुछ लोगों का हिंदी इंग्लिश रहता है। तो इस प्रकार से चाहे कुछ भी आप लीजिए, उसमें से हिंदी आपका अनिवार्य रहता है। एक सब्जेक्ट तो आपको हिंदी लेना ही लेना है और वह पूरे 30 अंकों का होता है। उसमें से लगभग 5 से 10 अंक के आपको ये पैसेज जो होते हैं, कम्प्रीहेंसिव जो आप लोगों को होता है, ये छांटने होते हैं। कभी ये गद्यांश में आते हैं, कभी पद्यांश में आते हैं। अधिकांशतः लेकिन हम लोग देखते हैं कि सीटेट में पद्यांश के रूप में ही आते हैं। कवियों की रचनाओं के कोई एक पैराग्राफ ले लिए गए रहते हैं और उसी में से प्रश्नोत्तर हम लोगों को छांटना होता है। तो जिन लोगों का शब्द अर्थ बहुत अच्छे से तैयार रहता है और प्रकृति प्रत्यय जिनको पता रहता है, समास, उपसर्ग, अलंकार इत्यादि, जो हिंदी पढ़े हैं, जो संस्कृत पढ़े हैं, उनके लिए बहुत आसान रहता है यह छांटना और पूरे पूरे अंक दिलाने वाला होता है। जीआईसी की जो मुख्य परीक्षा हो रही है उसके लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीआईसी में पूरा जो पहला प्रश्न अनिवार्य प्रश्न पत्र है जो सभी विषयों के लिए है। तो 100 नंबर का हम लोगों का हिंदी आएगा, जिसमें 50 नंबर का निबंध लेखन होगा और 50 नंबर का यही व्याकरण होगा, जिसमें समास, प्रकृति प्रत्यय, वर्तनी शुद्धि और पैसेज छांटना होगा। यही पैसेज राइटिंग होगा, जिसमें से प्रश्नोत्तर निकालना होगा। तो जीआईसी मुख्य परीक्षा के लिए भी हम लोग इसको पढ़ सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग पद्यांशों का जो हल निरूपण है, प्रश्नोत्तर छांटना है, वह देखेंगे। इसके पहले मैंने गद्यांशों का जो अपठित गद्यांश हैं उनसे संबंधित 2-3 वीडियो डाले हैं और जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग पद्यांशों से प्रश्नोत्तर निकालना सीखेंगे। सबसे पहले पद्यांशों को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे उनका अर्थ निकालना चाहिए, कैसे उनका जो भावार्थ होता है, जो मेन जो सेंट्रल आइडिया एक तरह से उसको कहा जा सकता है, सारांश, वो निकालना आवश्यक होता है। तो चलिए पहला अनुच्छेद हम लोग पढ़ रहे हैं आज के इस वीडियो का। बने रहिएगा, पूरे जो वीडियो है उस तक आप लोग बने रहिएगा। तो चलिए पहला वीडियो का ये जो पद्यांश है उसको देख लेते हैं। पहला अनुच्छेद है, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। यहाँ पे कवि कहना चाहता है कि हे मनुष्य, लोगों को संदेश दे रहा है कवि क्या होता है कि जो समाज को कैसा बनना चाहिए, कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी शिक्षा जो है वह कवि, शिक्षक, लेखक यही देते हैं। तो यहाँ पे कवि जो है लोगों के हमेशा उत्थान की बात करता है। वह जिस परिस्थिति में हम हैं उसी में पड़े रहने की शिक्षा नहीं देता है। वह कहता है कि हर मनुष्य के सामने, सभी जितने भी लोग हैं, सबके सामने कभी ना कभी परेशानियां, समस्याएं अवश्य आती हैं, लेकिन उन समस्याओं का सामना करके आगे बढ़ने की शिक्षा दी गई है। जैसा संस्कृत के भी जो यह ग्रंथ है हरिश्चंद्रोपाख्यान हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें चरैवेति की शिक्षा दी गई है कि बस चलते रहो, आगे बढ़ते रहना ही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो यहाँ पे भी यही बताया गया है कि कुछ भी बन बस कायर मत बन, इतना समझौतावादी मत बन कि जिस परिस्थिति में है बस उसी में रह जाएं। आगे बढ़ने की सारी जो
क्षमताएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उनको छोड़ दिया जाए। तेरी राह रोकते वाहन, बहुत से बड़े बड़े पत्थर हैं जो तेरी रास्ते को रोकेंगे, लेकिन उन पत्थरों को ठोकर मार के आगे बढ़ जा। उन पर माथा पटकने से कभी भी काम बनने वाला नहीं है। कुछ भी बन, बस कायर मत बन। ले देकर जीना क्या जीना, गम कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने तुझको सींचा बहा युगों तक खून पसीना। तो यहाँ पे कहा गया है कि ले दे करके बस ऐसे ही कट जाए ज़िंदगी, यह जीना कोई जीना नहीं होता है। जो इस संसार में आया है उसको अपना नाम करने के लिए अपने आप को एक रोल मॉडल की तरह बन करके जीने की राह देता है कि लोग तेरे जीवन से कुछ सीखें, कुछ आगे बढ़ने की रास्ता देखें। ले देकर क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, अपनी इसी परिस्थिति में पड़े रहना कोई जीवन नहीं है। मानवता ने तुझको सींचा बहा युगों तक खून पसीना। अपने परिश्रम और बुद्धि के माध्यम से तू मानवता ने तुझे आगे बढ़ने की सीख दी है और तू उन्हीं तरह से उसी प्रकार से तू आगे बढ़ता चल। केवल कायरता से, समझौतावादी बनने से जीवन चलने वाला नहीं है। आगे बढ़ता रह और सारी परेशानियों, सारी कठिनाइयों को दूर फेंक दे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पद्यांश पढ़ा और जो उससे संबंधित जो भावार्थ था, जो उसका सारांश निकलता था, उसको भी समझा। तो ये सबसे तो आसान तरीका होता है कि यदि आपको बिल्कुल नहीं आता है प्रश्नोत्तर छांटना, तो सबसे पहले आप प्रश्नों को जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए कि इसमें इस पद्यांश के माध्यम से कवि ने क्या कहा है, क्या कहना चाह रहा है, लोगों को किस प्रकार की सीख देना चाहता है। तो आप पद्यांश को पढ़ेंगे तो आसानी से आपको इससे क्या कहना चाह रहा है कवि, वह समझ में आ जाएगा। तो पहला जो प्रश्न है हम उसको देख लेते हैं। अब कवि क्या कहने की प्रेरणा दे रहा है, कवि लोगों को क्या करने की प्रेरणा दे रहा है, क्या कहना चाह रहा है। तो इसमें हमारा सी वाला विकल्प सही होगा। मैंने इसीलिए उत्तर लगा दिया है जिसलिए अधिक समय ना नष्ट हो। 5 पद्यांशों को हमको हल करना है और बहुत जल्दी जल्दी हम लोग इसके प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। तो इसमें कवि कहना चाह रहा है कि रुकावटों को ठोकर मारने की बात कह रहा है कि जो भी तेरे मार्ग में परेशानियां हैं, जो अड़चने हैं, उनको ठोकर मार और आगे बढ़ता चल। प्रश्न संख्या 2 है कि कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है। तो यहाँ पे आदर्शवादी, खून पसीना बहाना, रुकावटों को ठोकर मारना, यह नहीं होगा। समझौतावादी, केवल जैसा कि उस पंक्ति में लिखा है, ले देकर जीना क्या जीना, मतलब समझौता कर लेने से काम नहीं चलने वाला है। ऐसे लोग जो केवल समझौता करके जिस परिस्थिति में हैं वहीं पे पैदा हुए, वहीं ख़त्म हो गए, तो उनका जीवन कभी भी रोल मॉडल की तरह नहीं होता। हमारे लिए वह किसी प्रकार के आदर्श नहीं बन सकते। इसलिए समझौतावादी जीवन जो है उसको व्यर्थ बताया गया है। तो अब हम प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। इन पंक्तियों में कायर का अर्थ क्या है। कायर का अर्थ यहाँ पे समझौतावादी होने को कहा गया है, इसका भी बी विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 4 है, पाहन शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो पर्यायवाची का अर्थ भी होता है कि अर्थ। पाहन शब्द का अर्थ क्या है, जैसे एक शब्द के 2 अर्थ होते हैं तो दोनों के एक दूसरे का पर्याय कहा जाता है। तो पाहन का भी अर्थ पत्थर है, पत्थर का अर्थ पाहन है। तो पाहन शब्द का अर्थ जो पर्यायवाची है वह पत्थर है। प्रश्न संख्या 5 है, कुछ भी बन बस कायर मत बन, कवि ने क्यों कहा है। तो इसका जो प्रश्न का उत्तर है वह सी वाला विकल्प सही होगा। कायर मनुष्य का जो जीवन है वह व्यर्थ है, उसका जीवन किसी के काम नहीं आता, वह किसी के लिए एक आदर्श नहीं बन सकता। जो व्यक्ति कायर है वह कभी भी किसी के लिए आदर्श नहीं बन सकता, तो इसलिए वह जीवन व्यर्थ है। तो आपको आशा है कि अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब आगे दूसरे हम अनुच्छेद को देखते हैं। दूसरा जो पद्य है उसको देखते हैं। गद्यांश वह होता है जो केवल बोलने युक्त होता है और पद्यांश का मतलब होता है कि इसको आप गा भी सकते हैं। यह कुछ विशेष अक्षरों में निबद्ध होता है कि लगभग जितने अक्षर जो तुकबंदी होती है वह पद्यों के अंतर्गत होती है। जिस प्रकार से पहली पंक्ति होगी उसकी दूसरी पंक्ति भी उसी प्रकार से हम बोलेंगे। यह गाने योग्य भी होता है, इसीलिए इसको पद्य बोलते हैं। तो ये वाला जो पद्य है वह हमको देखने
को मिल रहा है। यह जो रचना है वह सुभद्रा कुमारी चौहान की मेरा नया बचपन से लिया गया है। वैसे यहाँ पे दिया नहीं गया है, लेकिन जो हिंदी पढ़ने वाले छात्र हैं, जिन्होंने हिंदी पढ़ा है, उनको अच्छे से यह याद होगा। लगभग सभी लोगों को यह, जो हिंदी वाले हैं, उनको याद होगा। बहुत प्रसिद्ध रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान की। यहाँ पे जो कवयित्री हैं वह कहना चाहती हैं कि रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। यहाँ सुभद्रा कुमारी चौहान जी कह रही हैं। यह महादेवी वर्मा का नाम सभी जानते होंगे, जो छायावादी आदर्श स्तंभ हैं 4, उनमें से महादेवी हैं। उन्हीं से यह बड़ी थी, उन्हीं के साथ की यह भी जो हैं कवयित्री हैं। तो इन्होंने लिखा है मेरा नया बचपन, और जो यह रचना है बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, झांसी की रानी वाली रचना भी जो इन्हीं की है, सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो यह रचना उनकी बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी, मेरा नया बचपन। तो इसमें कहती हैं कि रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। मैं रोई काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। यहाँ पर कवयित्री कहना चाह रही हैं कि उनको अपने बचपन की याद अपनी बेटी के रूप में किस तरह से दिखाई देती है। जब उनकी बेटी खेलती है, रोती है, वह किस तरह से उसको सारे कामों को छोड़ करके उसको उठा लेती हैं और उनको अपने बचपन की याद आ जाती है, और उन्हें जैसे लगता है कि मेरा नया बचपन वापस आ गया हो। तो अच्छा लगा होगा यह कविता, मेरी भी बहुत पसंदीदा कविता के रूप में से है यह। प्रश्न इसमें का है, मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप, उक्त पंक्ति में तू किसे कहा गया है। तो यहाँ पे तू किसे कहा गया है, बचपन को कहा गया है। तो इसका डी वाला विकल्प सही होगा। तू जो संबोधन है, मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप, क्या तू मेरे मन का संताप मिटा सकेगा, अर्थात है मेरे बचपन, क्या तू मेरे मन का संताप मिटा सकेगा। यहाँ डी वाला विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 2 है, कवयित्री अपने बचपन को क्यों बुला रही है। तो बचपन के खेलों की याद में क्यों बुलाना चाह रही है। जब वो अपनी बिटिया को खेलते हुए देखती है तो उसे अपने बचपन के खेलों की याद आ जाती है और वह अपने बचपन को इस प्रकार से बुला रही है। इसका जो है नहीं, बचपन के आनंद की याद, पहला वाला विकल्प जो है बचपन के आनंद की याद। तो दूसरे वाले प्रश्न का उत्तर हमारा है, कवयित्री अपने बचपन को क्यों बुलाना चाहती है। तो इसका ए विकल्प सही होगा, बचपन के आनंद की याद में वह अपने बचपन को बुला रही है। प्रश्न संख्या 3 है, बच्चों की आंखों से निकलते आंसुओं को देख करके क्या अनुभूति होती है। बच्चों की आंखों से निकलते आंसुओं को देख करके विजय की अनुभूति होती है। सभी माता पिता जब अपने बच्चों को समझाते हैं, डांटते हैं, तो उन्हें लगता है कि वह अपने जीवन में बहुत सफल हैं और वह जो है वह विजय की अनुभूति करते हैं। चौथा प्रश्न है, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। तो व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह की आवृत्ति हुई है। व्याकुल में भी वह है, व्यथा में भी वह है, और यह की भी आवृत्ति हुई है। उसके बाद वाली में भी वह की आवृत्ति हुई है। तो इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार है। यदि एक ही वर्ड की आवृत्ति एक ही पंक्ति में बार बार होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, बचपन शब्द कैसा है। तो बचपन शब्द जो है वह संज्ञा शब्द है। संज्ञा की परिभाषा पढ़ते समय हम लोगों ने याद किया था कि किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, गुण, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बचपन क्या है, वह भाववाचक संज्ञा है। बचपन भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, नंदन वंशी फूल उठी या छोटी सी कुटिया मेरी का भाव क्या है। तो इसका है, कुटिया में आनंद उमड़ पड़ा। प्रश्न संख्या 6 का ए वाला विकल्प सही है।
ए विकल्प सही है। तो हाँ, यह दूसरा जो पद्यांश था वह भी हम लोगों ने देख लिया। अब तीसरे पद्यांश की तरफ चलते हैं। तीसरा अनुच्छेद है आज के वीडियो का। नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, ऊंचे ऊंचे सपनों को देते रहते जो न्योता, दूर देखती जिनकी पैनी आँख भविष्यत का तमचीर, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखती अपनी रीढ़ है। तो यदि आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है पद्यांश को पढ़ने के बाद, तो आप सीधे प्रश्नोत्तर की तरफ चले जाइए, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कवि ने यहाँ पे क्या कहना चाहा है। तो वैसे तो मैं यहाँ पे दिखा दे रही हूँ कि क्या है। नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता है। जैसे यहाँ पे भी जो हम लोग पद्यांश पहला पढ़े थे उसी से संबंधित यह भी है लगभग, कि जो समझौता नहीं करने को तैयार होते हैं, जो कायरता को त्यागते हैं, जो ऊंचे ऊंचे सपनों को देखते हैं, जो अपना भविष्य और अपने विश्व का, अपने संसार के भविष्य की ऊंचाई को की तरफ ले जाना चाहते हैं, दूर देखती जिनकी पैनी आँख भविष्यत का तमचीर, भविष्य के अंधकार को तोड़ करके जो आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखती अपने रीढ़, जो स्वाभिमान और साहस के साथ जीवन जीना चाहते हैं। जैसे जो बहुत कायर होते हैं, जो बहुत डरपोक टाइप के लोग होते हैं, वह लोग कहते हैं कि बिना रीढ़ के हड्डी का है, कहीं भी फिसल जाता है, किसी भी तरफ मुड़ जाता है, उसका अपना कोई स्वाभिमान, अपना कोई साहस नहीं होता है, कोई मार्ग नहीं होता है, उनको कहा जाता है बिना रीढ़ के वाले। और जो स्वाभिमान के साथ, साहस के साथ खुद भी आगे बढ़ते हैं और लोगों को भी आगे बढ़ने की राह दिखाते हैं, उनको रीढ़ वाला कहा जाता है। तो जो सीधी रखते अपनी रीढ़, मैं उनके साथ खड़ी हूँ, ऐसा कवयित्री ने यहाँ पर कहा है। तो आशा है आप लोगों को पद्यांश बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब प्रश्नोत्तर को देखते हैं। कविता में कविता की पंक्तियों के अनुसार कविता किसके पक्ष में खड़ी है? तो यहाँ पे उत्तर आसानी से समझ में आ गया होगा कि जो स्वाभिमानी हैं, जो साहसी हैं और जो निर्भीक हैं, कवयित्री जो है वह उन्हीं के पक्ष में खड़ी है। तो इसका सी वाला विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 2 है, व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की दृष्टि दूरदर्शिता। यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो भविष्यत का अंधकार को चीर कर आगे बढ़ते हैं, जो उनकी दृष्टि इतनी पैनी होती है, तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा दूरदर्शिता से लैस होनी चाहिए दृष्टि। व्यक्ति की दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि वह दूरदर्शी हो, कि आगे भविष्य कैसा हो, हम अपना भविष्य कैसे उज्जवल बनाएं, इस तरह से होनी चाहिए दृष्टि। तो दूसरे का ए विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 3 है, ऊंचे से ऊंचे सपनों को निमंत्रण देने का भाव क्या है? ऊंचे से ऊंचे सपनों को निमंत्रण देने का भाव है। प्रश्न संख्या 3 का डी वाला विकल्प है, उच्च कोटि के स्वप्न देखना और उन्हें साकार करने का प्रयास करना। छोटे छोटे सपने कि मैं धन पा जाऊं, मैं यहाँ सफल हो जाऊं, यह चीज़ें छोटी बुद्धि वाले लोग करते हैं। जो ऊंचे ऊंचे सपनों को देखते हैं वह उच्च कोटि के सपने देखते हैं और उन्हें साकार करने का पूरा प्रयास भी करते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, तम शब्द का पर्याय क्या है? तम शब्द का पर्याय, तम मतलब अंधेरा होता है। तो यहाँ ए विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, नहीं झुका करते जो दुनिया से, पंक्ति में किसके सामने न झुकने की बात की गई है? तो इसका सी विकल्प सही है, विषम परिस्थितियों और अन्याय के सामने जो नहीं झुकते हैं। नहीं झुका करते जो दुनिया से, पंक्ति में किसके सामने न झुकने की बात की गई है? परिस्थितियों के सामने और अन्याय के सामने न झुकने की बात की गई है। इसका सी वाला विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 6 है, सीधी रीढ़ का आशय क्या है? सीधी रीढ़ का मतलब होता है स्वाभिमानी और स्वावलंबी। तो ए वाला विकल्प सही होगा। इसके साथ ही हम लोगों ने तीसरा वाला अनुच्छेद भी पूरा कर लिया। अब आज की वीडियो का चौथा अनुच्छेद हम लोग देखते हैं। बहुत छोटा सा है, 4 लाइन का केवल है, लेकिन प्रश्नोत्तर देखिए इसमें से भी आपको 5 ही मिलेंगे। और इसमें समानार्थी शब्द और तुकबंदी और इस तरह से बहुत से प्रश्न अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। तो इसको भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 4 हम लोग पढ़ रहे हैं। जीआईसी मुख्य परीक्षा, सीटेट, यूपी, पीसीएस इत्यादि सभी परीक्षाओं हेतु यह बहुत महत्वपूर्ण है। पूछो किसी भाग्यवादी से यदि विधि अंक प्रबल है। पूछो किसी भाग्यवादी से यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर
क्यों देती न स्वयं वसुधा निज रत्न उगल है। तो 4 ही पंक्तियों की यह कविता है, लेकिन बहुत अच्छी है। वैसे भी भाग्य और कर्म पे लगातार तर्क चलता रहा है, बहुत युगों से चलता है और आज भी चल रहा है कि भाग्य प्रबल है या कर्म प्रबल है। तो यहाँ पे एक किसी भाग्यवादी की तरफ इशारा करके कवि कह रहा है कि पूछो किसी भाग्यवादी से, यदि विधि अंक प्रबल है, यदि भाग्य ही सबसे प्रबल है तो पद पर क्यों न देती वसुधा, तो पैरों पर, पद पर क्यों न देती स्वयं। वसुधा का अर्थ होता है धरती, निज रतन, अपने रत्नों को क्यों नहीं उगल देती है। तो धरती अपने आप रत्नों को क्यों नहीं उगल देती है, क्यों हमें परिश्रम करना पड़ता है फसल उगाने के लिए, किसानों को इतना परिश्रम करना पड़ता है। यदि भाग्य ही सब कुछ है तो हम आराम से हाथ पे हाथ रख के बैठे रह सकते हैं और भाग्य में जो लिखा होगा वह स्वयं ही मिलेगा। बहुत से लोग भाग्य का समर्थन करते हैं, बहुत से लोग कर्म का समर्थन करते हैं। पूछो किसी भाग्यवादी से, यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों न देती स्वयं वसुधा निज रत्न उगल है। प्रश्नोत्तर देख लेते हैं सीधे। पहला प्रश्न है, प्र उपसर्ग से बनने वाला शब्द समूह कौन सा है। तो देखिए प्र हमें लगभग सभी में दिख रहा है, प्रत्येक, प्रदेश, प्रपत्र, लेकिन तो जब हम उसको संधि विच्छेद भी करके देख लेते हैं तब हमें आसानी से उत्तर मिल जाता है। तो प्रत्युत्तर में प्रति जो है वह प्रति उपसर्ग है और प्रतिधन उत्तर से बना है, अतः प्र उपसर्ग वहाँ पे नहीं है, प्रति उपसर्ग है। यहाँ प्रत्येक में भी प्रति उपसर्ग है, प्रसाद, प्रत्येक यहाँ पे भी नहीं। तो जो डी वाला विकल्प है वहाँ पे देखिए, प्रधन भाव, प्रधन देश, प्रधन पत्र, यहाँ पे तीनों में प्र उपसर्ग प्राप्त हो रहा है। तो उपसर्ग और प्रत्यय क्या करते हैं, किसी शब्द में लग करके, उपसर्ग जो है वह शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय जो है वह शब्द के पीछे लगते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय लग करके शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। तो जैसे भाव है तो उसमें प्र उपसर्ग लग करके प्रभाव बन गया, देश है उसमें प्रदेश बन गया, पत्र है तो प्रपत्र बन गया। तो जो उपसर्ग और प्रत्यय हैं वह इस प्रकार शब्दों में लग करके उसके महत्व को बढ़ा देते हैं या उसके अर्थ को बदल देते हैं। तो डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, कवि ने किसकी महिमा का खंडन किया है। तो यहाँ पे कवि ने भाग्यवादी महिमा का खंडन किया है, इसका सी वाला विकल्प सही है। तो वैसे हम लोगों को अपने जो पूर्व ज्ञान है या किसी जब पैसेज को हम लोग पढ़ते हैं, प्रश्नोत्तर छांटते हैं गद्यांश या पद्यांश से, तो वहाँ पे हमें पूर्व ज्ञान पे कभी भी प्रश्नोत्तर को नहीं करना चाहिए। वहाँ पे जो कुछ लिखा गया है पद्यांश और गद्यांश में, हमें उसी के माध्यम से अपने उत्तर को देखना रहता है। जैसा कि बहुत सी चीज़ें हैं जो हम पहले पढ़े रहते हैं तो उनके आधार पर हम प्रश्नोत्तरों को सिद्ध कर देते हैं और हमारे प्रश्नोत्तर इसीलिए गलत हो जाते हैं। और हमको सबसे पहले इसीलिए प्रश्नोत्तर आप देख लीजिए और फिर जो गद्यांश पद्यांश है वहाँ से ज़रूर एक बार मिलान कीजिए कि जो चीज़ यहाँ पे हम समझ रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, वह पद्यांश में या गद्यांश में दिया गया है कि नहीं। तो यहाँ पे किसकी महिमा का खंडन किया गया है, भाग्यवाद की महिमा का खंडन किया गया है। तो सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 है, विधि अंक से क्या तात्पर्य है। विधि अंक मतलब भाग्य में जो लिखा हुआ है। तो भाग्य में लिखा हुआ यहाँ पे डी विकल्प में है यह, तो इसका तीसरे का डी विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, कवि के अनुसार यदि भाग्य ही सब कुछ होता है तो फिर क्या होगा। यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया गया है। कवि के अनुसार यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो क्या होता। तो ऐसा होता कि धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती। मतलब हमें किसी प्रकार का कुछ कर्म करने की, फसल उगाने की, किसी भी तरह के कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं होती, स्वयं हमको सब कुछ मिल जाता। तो इसका डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, तुकबंदी के कारण कौन सा शब्द बदले हुए रूप से प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पे बी वाला विकल्प है, रतन उगल देती। यहाँ पे देख लीजिए जो यहाँ पे अंतिम पंक्ति है, वसुधा निज रतन उगल है। रत्न भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे तुकबंदी पे, जैसे वहाँ पे प्रबल है, अंक प्रबल है, वहाँ पे रतन उगल है। तो तुकबंदी के कारण जो शब्द प्रयुक्त हुआ है वह रतन है।
तो यहाँ पे रत्न ना कह करके रतन कहा गया है, क्योंकि उगल में भी 3 शब्द हैं और रतन में भी 3 शब्द हैं। तुकबंदी के कारण यहाँ पे रत्न ना करके रतन कहा गया है। उसके बाद प्रश्न संख्या 6 है कि कौन सा वसुधा का समानार्थी है। तो जलधि नहीं है, महीप नहीं है, वारिधि नहीं है, समानार्थी मतलब दोनों का एक अर्थ होना चाहिए। तो वसुधा और वसुंधरा दोनों का अर्थ जो है वह समान है, इसी कारण इसे समानार्थी कहा गया है। वसुधा का समानार्थी है वसुंधरा। तो छठवें का बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने चौथा वाला जो अनुच्छेद है उसे भी हल कर लिया। अब यह पांचवा और अंतिम अनुच्छेद है। सोहन लाल द्विवेदी की कविता है यह। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अतल अस्तांचल में तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना के सिहर कर मुड़ते रहे तुम। साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम, अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। तो यहाँ पर कल्पना की उड़ान से वास्तविकता की गहराइयों तक लाने का प्रयास कर रहे हैं सोहन लाल द्विवेदी। कविता लिखते हैं यह। इनकी सभी रचनाएं इसी प्रकार की बहुत ही हम लोगों को प्रेरणादायक है। इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे कि सभी जो प्रेरणादायक रचनाएं हैं, एक में कहा गया है पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। तो यह भी उनकी है रचना। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, यह भी रचना सोहन लाल द्विवेदी द्वारा ही लिखी गई है। आज की ये जो हम लोग अंतिम पद्यांश दिख रहे हैं, यह भी सोहन लाल द्विवेदी की कविता है और यता के धरातल पर लाने की बात कह रहा है कि अब गहरी नींद में नहीं सो पाओगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अतल अस्ताचल में तुम्हें जाने ना दूंगा, तुम्हें मैं बुराइयों की तरफ नहीं जाने दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ, तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाने की राह दिखाने आ रहा हूँ। कल्पना में उड़ते रहे तुम आज तक, तुमने कभी वास्तविकता के धरातल को नहीं देखा है और कल्पना में ही अपना जो उत्थान की बात करते रहे। अतः अब मैं तुम्हें आकाश में नहीं, आकाश में जैसे कहते हैं ना हवाई किले बनाना, वैसा नहीं करने दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। यह धरती ही हमारी कर्म भूमि है, हमें जो कुछ भी करना है वह यहीं पर करना है। तो इस प्रकार की शिक्षा यहाँ पे इस पद्य के माध्यम से द्विवेदी जी देते हैं। तो अब हम प्रश्नोत्तर को देख लेते हैं। आज के वीडियो का यह अंतिम पैराग्राफ था, अंतिम पद्य था और अब प्रश्नोत्तर को देख लेते हैं। यहाँ पे कवि कहता है गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे गहरी नींद में सोने का अर्थ है बेखबर होना, मतलब सजग ना होने को यहाँ पे गहरी नींद में कहा गया है। तो इसका डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा। तो अतल अस्तांचल में तुम्हें जाने न दूंगा, कविता का जो पंक्ति था। तो अतल अस्तांचल का मतलब होता है पतन की राह पर, मतलब तुम्हें पतन की राह पर मैं नहीं जाने दूंगा। जो कवि होता है वह लोगों को जगाने का मार्ग प्रशस्त करता है, इसीलिए जो साहित्य होता है उसको समाजस्य हित कहा गया है। जो समाज के हित की बात करता है, जो बताता है कि यह करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए, वह साहित्य के अंतर्गत आता है। चाहे वह किसी भी भाषा का साहित्य हो, या संस्कृत का हो, या इंग्लिश का हो, अंग्रेजी भाषा का हो, या फिर हिंदी का हो, सभी प्रकार के साहित्यों में हमें अच्छी अच्छी बातें देखने को मिलती हैं। किस प्रकार से लोगों के दिलों में अपना स्थान बनाते हैं, किस प्रकार से लोग अमर होते हैं, क्या करके हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं और कैसी चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, यह सब चीज़ हमें कवि के माध्यम से प्राप्त होता है। तो कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा, पतन की राह पर। इसका ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है। तो यहाँ पे डी वाला विकल्प सही है। जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं उन्हीं को संबोधित यहाँ पे इस कविता के माध्यम से कवि कर रहा है। प्रश्न संख्या 4 है कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है। तो कवि लोगों को इसलिए जगाना चाहता है क्योंकि वह मनुष्यों में गतिशीलता लाना चाहता है और वह चाहता है कि लोग प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकें। तो इसका सी वाला विकल्प सही होगा, ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकें। प्रश्न संख्या 4 का सी वाला विकल्प सही है और
उसके बाद अब आज के वीडियो का अंतिम 2 प्रश्न है। अतल अस्तांचल में तुम्हें जाने न दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए अतल, फिर अस्तांचल में भी और त की आवृत्ति हो रही है, अतः यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। इसके पहले ही मैंने बताया कि जब एक ही पंक्ति में एक ही प्रकार के वर्ण बार बार आते हैं तो उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण साम्यम अनुप्रास, इसका जो संस्कृत में लिया गया, वैसे पूरा जो व्याकरण है वह संस्कृत और हिंदी का एक ही है, चाहे वह अलंकार के रूप में हो, चाहे उपसर्ग प्रत्यय जो भी कुछ है वह सब संस्कृत से आपको हिंदी में पढ़ने को मिल जाता है। तो जिन लोगों का संस्कृत विषय है उनके लिए पैसेज को छांटना, चाहे वो गद्यांश हो या पद्यांश हो, बिल्कुल कठिन नहीं होता, इसलिए उनके पूरे पूरे अंक हिंदी और संस्कृत में आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि इसका पहले का ए वाला, 5वें का ए विकल्प सही हो गया। और अब अंतिम प्रश्न है, कविता का उपर्युक्त शीर्षक क्या हो सकता है? शीर्षक का मतलब क्या होता है? कविता का शीर्षक यानी टाइटल जो है वह क्या हो सकता है? वह जागृति है। यहाँ कवि जो है जागरण की बात कर रहा है, लोगों को उत्थान के और ऊंचाई के मार्ग पर ले जाना चाह रहा है, तो यहाँ पे जागृति इसका शीर्षक हो सकता है। इसी प्रकार आज इस अंतिम प्रश्न के साथ हम लोग अपने वीडियो की समाप्ति करते हैं। और इसी तरह से जितने भी हिंदी और संस्कृत से महत्वपूर्ण प्रकरण होंगे जीआईसी मुख्य परीक्षा हेतु, उनको लेकर के मैं आप लोगों के समझ प्रस्तुत होती रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय, नमो नमः।